नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज चर्चा जो करने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि विगत है कि आयोग का गठन हो चुका है और लगभग 2 से 4 माह बाद या लगभग 5 माह बाद एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। जो कुंभ का मेला है जैसे ही खत्म होगा, उत्तर प्रदेश के टीजीटी और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होना निश्चित है। तो इसलिए अपनी तैयारी को हम धार लेके रखेंगे, धार बनाकर रखेंगे कि आयोग कभी भी अगर एग्जाम की डेट घोषित करता है तो मुझे ये ना लगे कि अब पढ़ना है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि लोग 3 प्रकार के होते हैं। एक वो जो फॉर्म डालकर भूल जाते हैं, एक वो जिन्हें रिश्तेदार प्रेशर करते हैं कि फला वैकेंसी निकली है, आप इस वैकेंसी में फॉर्म डाल दीजिए, तो एक वो लोग हैं जो फॉर्म डाल देते हैं। तीसरे महत्वपूर्ण लोग हैं जो फॉर्म डालने से पहले तैयारी करना शुरू करते हैं, या जैसे ही मान लेते हैं उनका एमएससी या बीएड इस तरह से जब हुआ तो उनका टारगेट हो गया, अगर उनका टारगेट सेट हो गया कि हमें शिक्षक बनना है, एक टीचर बनना है, तो उन्होंने तभी से तैयारी शुरू कर दी। बहुत सारे केसेस डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी पास आते हैं। बहुत सारे लोग गाइडेंस लेते हैं कि सर हमारा बीएड हो गया है और हम तैयारी करना चाह रहे हैं। तो एक वो लोग होते हैं जो तुरंत तैयारी रन पे ला देते हैं, वैकेंसी निकलेगी तब निकलेगी। वो लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखते हैं, वैकेंसी आती है और उसके बाद एग्जाम होता है, सिलेक्ट हो जाते हैं, नौकरी पा जाते हैं। जो किसी के कहने पर फॉर्म डालते हैं तो वो तब तैयारी करते हैं जब प्रवेश पत्र इशू हो जाता है और वो कैफे से जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद वो अपना तैयारी करना शुरू करते हैं। तो लगभग एक 15-20 दिन का समय मिलता है और वो ऐसे किताब पलटा लेते हैं, तो वो फाइट में कहीं भी नहीं होते। तीसरे वो होते हैं कि पेपर में देखकर तैयारी करना शुरू करते हैं कि हाँ एग्जाम होने वाला है, तो उनका भी चयन नहीं होता है। तो तैयारी को अपनी स्पीड अप दीजिए। रातों रात तैयारी नहीं होती। अच्छी तैयारी के लिए कम से कम 7 से 8 माह की बेहतर मेहनत की आवश्यकता होती है। तो आज अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आज ही हमारे ऐप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, अकाउंट बनाइए और जो हमारे कोर्सेज हैं बहुत मिनिमम फीस में, 499 का प्रैक्टिस बैच है और 1199 का बैच है। एक हमारा 1399 का बैच है। 1399 वाला विजेता बैच है जो कि बिल्कुल रिसेंट में शुरू हुआ है। इस बैच को आज ही ज्वाइन करें, मैं वादा करता हूं सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं पाता। अभी तक लगभग 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी और क्लब और केवीएस आदि में सिलेक्ट हुए हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के। सबसे बेस्ट ग्राफ है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार का, क्योंकि डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार सिर्फ वही कंटेंट आपको उपलब्ध कराता है जिससे आपका सिलेक्शन हो। आपको यहाँ क्या मिलने वाला है, तो सारी की सारी थ्योरी क्लासेस मिलने वाली है, जो नोट्स बनाकर क्लासेस पढ़ाई जाती हैं। ये नहीं कि जो मन में आए वो पढ़ा रहे, टाइम पास कुछ नहीं होता। क्योंकि डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार भी इतना फ्री नहीं है कि आलतू फालतू की चीजें पढ़ाए। हम लोग सिलेक्टेड चीजें पढ़ाते हैं और सिलेक्टेड चीजों के साथ ही आपका सिलेक्शन करवाते हैं। ये ग्राफ इसीलिए इतना ज्यादा है क्योंकि सिलेक्शन खूब हुए। और हमारे राधे श्याम जी हैं, मध्य प्रदेश में 6ठी रैंक थी और फर्स्ट और जो 6ठी रैंक थी वो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार का था। तो फर्स्ट रैंक वाले जो मित्र हैं उन्होंने उसी समय हमसे कंसल्ट किया था। उनका 2 जगह हुआ था, मैंने तब बताया भी था कि उनका झारखंड में भी हुआ था, तो मैंने ही सजेस्ट किया था। झारखंड में सैलरी स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है तो उन्होंने झारखंड ज्वाइन कर लिया। इसलिए जो राधे श्याम जी हैं उनकी रैंक 4 हो गई और उनको मनपसंद कॉलेज मिला और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या कह रहा है। तो 44 में तो हमने आपको बता दिया था, ये वाला क्वेश्चन था, ये नहीं बताया था। 46 नंबर से देखते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट्स में आ गया है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइटिक ऑर्किड। कहता है जो ऑर्किड है उनमें से सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जो आर्किड है वो कौन कौन से हैं, जो सड़े गले मृत पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, वो आर्किड कौन से हैं। कहता है वांडा है या आर्किस है या नियोटिया है या ओब्रोनिया है। इनमें से वो कौन सा है, तो ऑप्शन सी करेंगे, नियोटिया। नियोटिया की जो जाति है वो कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा, नियोटिया सैप्रोफाइटिका ये जाति है, नियोटिया सैप्रोफाइटिका। इसमें क्या होता है, लैक द क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। किसका अभाव होता है,
नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे क्लोरोफिल का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? क्लोरोफिल का अभाव होता है, जिसके कारण ये सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी होते हैं, अपना पदार्थ सड़े गले पदार्थों से बनाते हैं। अगर इसका हम चित्र देखेंगे तो ये आप देखेंगे नियोटिया है, जिसे बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड के नाम से जानते हैं। ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसको एक स्टार लगा के लिखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो नियोटिया को बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड के नाम से जानते हैं। ये इस तरह का प्लांट आप देख रहे हैं, तो ये इस तरह का हमें प्लांट दिखाई देता है। तो ये क्या है? नियोटिया। तो आप भूलिएगा मत, यहां से लगभग जो डाटा दिया वो 3 क्वेश्चन तैयार होता है। एक तो सैप्रोफाइटिक, फिर एक पूछ देता है बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड किसे कहते हैं, तो नियोटिया को कहते हैं। एक ये क्वेश्चन हो गया। ये सैप्रोफाइटिक क्यों होता है? जो कि इनमें क्लोरो जो फिल होता है उसका अभाव होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उससे पहले जानकारी दे दें, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी की मेल है, और ये हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है। आप कभी भी मैसेज आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर अन्य माध्यमों से अगर आप मैसेज करते हैं, आपको जवाब दिया गया, कोई समस्या है आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है जिस पर आप विजिट कर सकते हैं। हमें फेसबुक पर फॉलो करना है तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार का पेज है, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के नाम से, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। आप हमें अगर इंस्टा पे देखते हैं तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। 47 नंबर पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीटेशन। कहता है जो क्षरण, ओजोन के क्षरण में, ओजोन जो होती है, ओजोन के क्षरण में, किसके? ओजोन का जो क्षरण होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कहता है कार्बन डाइऑक्साइड है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है, या NO है, या CFC है। तो एक्चुअली में इसका आंसर है CFC। क्योंकि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरो और फ्लोरो कार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन। तो क्लोरोफ्लोरो का मतलब क्या होता है? इसमें क्लोरीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन क्रिया करता है ओजोन के साथ, Cl क्रिया कर जाता है O3 के साथ और बना देता है ClO प्लस प्लस ऑक्सीजन निकाल देता है। जो 3 ऑक्सीजन होते हैं, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? O3 होता है, यानी 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होता है। तो ये क्रिया कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन होते हैं वो एक मुक्त कर देता है और ClO बना लेते हैं। ये ClO पुनः स्वतंत्र ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर देते हैं और देखिए Cl मुक्त हो जाती है और O2 पुनः मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से क्षरण करते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है सेल्यूलोज इज द पॉलीमर ऑफ। जो सेल्यूलोज होता है वो किसका पॉलीमर है? जो सेल्यूलोज होता है वो किसका पॉलीमर है? पॉलीमर मतलब होता है बहुलक। सेल्यूलोज प्राय पाया किस में जाता है? तो प्लांट सेल वॉल में देखने को मिलता है। किस में मिलता है? प्लांट सेल वॉल में हमें देखने को मिलता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्लांट्स का मुख्य घटक है, ध्यान रखिएगा। जो सेल्यूलोज है वो किसका मुख्य घटक है? तो पौधों का मुख्य घटक है। फिर ये किसका पॉलीमर है? ये किसका बहुलक है? तो बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, बीटा डी ग्लूकोज का ये बहुलक है। ध्यान रखिएगा जनरली प्लांट्स में की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? जो प्लांट की सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की। लेकिन बट फंगल सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द मेन कार्बोक्सिलेज एंजाइम इन C3 एंड C4 प्लांट। कहता है कि जो मेन कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है C3 प्लांट और C4 प्लांट में। C3 प्लांट और C4 प्लांट का मतलब होता है इनका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या है, इस पर निर्भर करता है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड पर कि वह किस प्रकार का पौधा है। देखिए C4 में तो जानते हैं ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड होता है और उसमें क्या होता है तो C3 C4 प्लांट में उनके जो स्टेबल कंपाउंड है उसके आधार पर सारी जानकारी दी गई है।
तो कहता है C3 और C4 प्लांट के जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम होते हैं वो कौन सा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टेबल जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम होते हैं C3 C4 प्लांट में वो कौन कौन से होते हैं, तो थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे दें। यहां से लगभग जो हम आपको डाटा देने जा रहे हैं लगभग 10 क्वेश्चन यहां से का डाटा है। देखिए जो प्लांट है C3 प्लांट है, C4 प्लांट है और कैम प्लांट्स है। हम प्राय 3 प्रकार के प्लांट्स लेकर चलते हैं जो कि हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण वाली चैप्टर में पढ़ते हैं। तीनों से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछ देता है कि क्रैंज एनाटॉमी किस में पाई जाती है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्रैंज एनाटॉमी किस में देखने को मिलती है। क्रैंज एनाटॉमी जो होती है, देखिए लिखा है फिनोमेना ऑफ द क्रैंज एनाटॉमी इज प्रेजेंट। जो क्रैंज एनाटॉमी होती है वो C4 प्लांट में पाई जाती है, जबकि जो C3 प्लांट है, कौन सा प्लांट है, C3 प्लांट है, उसमें क्रैंज एनाटॉमी अनुपस्थित होती, एब्सेंट होती है। तो C3 प्लांट में एब्सेंट होती है। और जो कैम प्लांट्स है, कैम प्लांट में सकुलेंट प्लांट आते हैं, जैसे मतलब ब्रायोफिल्लम है, एलोवेरा है, मतलब रात्रिचर पौधे आते हैं, या मांसल बोल सकते हैं पौधे हैं, तो इसमें भी एब्सेंट होती। तो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्रैंज एनाटॉमी किस में पाई जाती है, तो C4 प्लांट में देखने को मिलती है। तो मैं बोल रहा था कि जो C3 प्लांट होते हैं, कौन से प्लांट होते हैं, व्हाइट पेज लेते हैं, देखें कितने पे है, सब 3 पे। तो जो C3 प्लांट होते हैं, जो C3 प्लांट होते हैं या C3 पौधे होते हैं, उनका जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, कंपाउंड पहला स्थिर यौगिक होता है, वो 3PGA होता है। क्या होता है, 3PGA। और ये 3PGA क्या होता है, इसको बोलते हैं 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन वाला होता है। कितना होता है, 3 कार्बन वाला। इसीलिए इसे C3 प्लांट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, C3 प्लांट के नाम से जानते हैं। इसीलिए इस चक्र को C3 साइकिल के नाम से जानते हैं। किसके जानते हैं, C3 साइकिल। C3 साइकिल का दूसरा नाम होता है कैल्विन साइकिल के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कैल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ, कैल्विन साइकिल में हम आपको बता दें 3 स्टेप होते हैं, बिल्कुल 60 में बताएंगे। पहला होता है कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, और दूसरा स्टेप होता है रिडक्शन, रिडक्शन, और तीसरा होता है रीजनरेशन, रीजनरेशन। ये 3 स्टेप होते हैं, ध्यान में रखिएगा। जो मोस्ट क्यूरिसल स्टेप होता है, जो मुख्य इंपॉर्टेंट होता है, वो यहाँ होता है, ये वाला, जहां रूबिस्को एंजाइम यूज होता है। कौन सा एंजाइम यूज होता है, रूबिस्को एंजाइम यूज होता है C3 प्लांट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत यहां से क्वेश्चन उठते हैं, तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, और ये काफी महत्वपूर्ण है। और एक यहां से थोड़ा सा डाटा आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन कराना है, इसीलिए थोड़ा सा हम परेशान रहते हैं आपके लिए। कि जो कार्बोक्सी 3 स्टेप में होता है, पहला होता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन की अगर बात करते हैं तो इसमें कहता है ATP और NADPH रिक्वायर्ड पर CO2। ध्यान रखिए, कितने ATP और एंड कितने NAD जो H होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं, रिक्वायर्ड आवश्यक होते हैं पर CO2। एक CO2 के लिए कितने ATP NADPH की आवश्यकता होती है। तो यहां 0 ATP की आवश्यकता होती है एंड 0 NADPH की आवश्यकता होती है। यदि हम रिडक्शन में देखें, रिडक्शन में कितनी आवश्यकता होती है, रिडक्शन में, तो रिडक्शन में 2 ATP खर्च होते हैं और एंड 2 NADH खर्च होते हैं। अगर इसके बात करें रीजनरेशन में, रीजनरेशन, चूंकि रूबिस्को जो यहाँ कार्बोक्सिलेशन में, ध्यान रखना, रूबिस्को खर्च होता है, खर्च होता है यहां, यही और रूबिस्को जो है
रूबिस्को एंजाइम जो होता है उसकी उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए यह एंजाइम खर्च होता है, बनता है, खर्च होता है, बनता है। शुरुआत में खर्च होता है कार्बोक्सिलेशन में और रीजनरेशन में पुनः रूबिस्को बन जाता है। तो रीजनरेशन में जब रूबिस्को बनता है तो एक एटीपी खर्च होता है और जीरो, ध्यान रखिएगा, एंड जीरो NADH खर्च होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हमें भी फोटोसिंथेसिस ऐसा है कि जो पकाऊ है, इसलिए हम सोचते हैं कि पकाऊ ना हो। तो इनपुट अगर पूछ दे कि इसमें इनपुट क्या होता है, खर्च क्या होता है, तो यहां 6 CO2 खर्च होती है, इनपुट होती है, अंदर जाती है, और निकलता क्या है हमारा आउटपुट, तो निकलता है C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज निकलता है। 18 ATP खर्च होता है और यहां बनता है 18 ADP, मतलब खर्च होता है, ये हमारा आउटपुट है। और देख लेते हैं, और इसके अलावा 12 NADH खर्च होता है टोटल एक केल्विन साइकिल चलने में, और यहां मिलता है 12 NADP, इतना ये हमारा निकलता है और ये हमारा खर्च है। यहां इतना 6 CO2 को एक साइकिल 6 CO2 की चलने में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बताया चूंकि इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है, तो पूछता है कि एक केल्विन साइकिल चलने में कितनी एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां देगा 12, 18, 10 और 1, तो हम किसको टिक लगाएंगे, 18 एटीपी खर्च होती है एक केल्विन साइकिल चलने में। एक केल्विन साइकिल चलने में कितने CO2 का खर्च होता है, तो 6 CO2 फिक्स होते हैं। कितने CO2 फिक्स होते हैं, 6। तभी तो यहां से याद रखिएगा कि एक ग्लूकोज बनने में कितनी है, तो 6 CO2 का खर्च होता है। ये हम उसकी समराइज कर रहे थे, इसको इसको आप ध्यान में रखिएगा, कहीं कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, अब हमारे पास आता है C4 प्लांट की बात करते हैं। किसको बात करते हैं, C4 प्लांट की। अब कहेंगे आप क्लास में तो इंपॉर्टेंट है, C4 प्लांट की थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। जो C4 प्लांट होता है उसका जो स्टेबल कंपाउंड होता है, स्टेबल कंपाउंड होते हैं। देखिए, आप कहेंगे अभी 2011 का रिजल्ट आया है और उसमें भी हमारा चयन हुआ, 2011 में दिया था। अब तो खैर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और 2011 वाले में अब जो इंटरव्यू के लिए आया है उसमें भी चयन हुआ। देखिए, 2011 के टीजीटी में सिलेक्शन हुआ, 2016 के टीजीटी में सिलेक्शन हुआ, 2021 के टीजीटी पीजीटी दोनों में सिलेक्शन हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसमें सिलेक्शन हुआ, जीआईसी का हुआ था उसमें सिलेक्शन हुआ। तो अब मुझे लगता है कि काश उस समय 11 में हो गया होता, तो कम से कम 10 साल नौकरी करके अब बड़ी वाली नौकरी ले लेते। तो वो कभी कभी होता है सर। स्टेबल कंपाउंड क्या होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। क्या होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि C4 प्लांट में पहला स्टेबल कंपाउंड क्या होता है। C4 प्लांट को पूछ भी देता है, किसके नाम से जानते हैं, हैच एंड स्लैक साइकिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, हैच स्लैक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसके प्लांट बहुत पूछता है, किन किन प्लांट्स में ये देखने को मिलती है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, शुगर केन को टिक करना है, सबसे ज्यादा मेज में देखने को मिलता है, सोरगम में देखने को मिलता है, और एमरैंथस में देखने को मिलता है। और कहां देखने को मिलता है, और सोलसोला में, एट्रीप्लेक्स में, फ्लैक्स में, इनमें, इन पौधों में ये देखने को मिलता है। इनका जो खास कैरेक्टर है वह क्या है, तो इनका खास कैरेक्टर है क्रैंज एनाटॉमी। क्रैंज एनाटॉमी, क्रैंज की स्पेलिंग गलत लिख दी, आप के बना दो, क्रैंज एनाटॉमी का पाया जाना। क्रैंज एनाटॉमी के लक्षण क्या होते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका जो लक्षण होता है, मीजोफिल इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड। जो मीजोफिल होती है वो नॉट डिफ्रेंशिएटेड, डिफ्रेंशिएटेड, विभेदीकृत नहीं होती है।
इनटू पैलिसिडियन स्पंजी टिश्यूज में जो होती हैं वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती, बंडल ऑफ शीथ पाए जाते हैं और इसमें स्पेशल संरचना होती है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें जो इंजाइम काम करता है वो इंजाइम कौन सा काम करता है? कार्बोक्सिलेज, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है वो पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां अगर आपसे एक आप चूंकि हमने बताया है तो इसको थोड़ा सा बता दें, यहां इनपुट क्या होता है, यहां इनपुट और आउटपुट भी देख लें, एक ही से पता चल जाएगा। यहां 6CO2 को फिक्स करने के लिए, और ये क्या बनेगा 6C6H12O6, ये ग्लूकोज बनेगा। यहां 30 ATP खर्च होती है और ये बनता है 30 ADP। यहां 12 NADPH यूज होता है, ये बनता है 12 NADP। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और एक पॉइंट्स लिख लीजिएगा, C4 प्लांट में, इन C4 प्लांट, यहां लिखेंगे इन C4 प्लांट CO2 इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर। कहता है C4 प्लांट में CO2 जो होती है लिमिटिंग फैक्टर का कार्य नहीं करती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था। आप कहेंगे सर तो क्या बताने लगे ऊपर, मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, हम इसलिए परेशान थे। एक CO2 हमने, अगर एक CO2 की बात करें तो 3 ATP होंगे, और 6 CO2 में तो 3 18, और कितना हो गया 6, तो 6 दूनी 12, मतलब इसमें एक CO2 जो हमने ये डाटा दिया वो एक CO2 का है, 1 CO2 का। अगर 6 करेंगे तो सब में ये जो दिया उसमें सब में 6 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 6 कर देंगे, इसमें भी 6 का कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, वो महत्वपूर्ण है। अब हम चूंकि अपने आंसर पे चलते हैं, और आंसर हमारा क्या आएगा, तो आंसर आएगा हमारा रूबिस्को। C3 प्लांट में रूबिस्को यूज होता है, पेप कार्बोक्सिलेज C4 प्लांट में यूज होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। बाद में इसको आयोग ने हटा दिया था। द टर्म फोटोपीरियडिज्म इज क्वाइंड बाय, जो फोटोपीरियडिज्म शब्द है उसको किसने क्वाइंड किया था, या फोटोपीरियडिज्म शब्द को किसने दिया था? कहता है लाइसेंको ने दिया था, या FW बेंट किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके ऑक्सिन से, ध्यान रखना, जो हार्मोन से ऑक्सिन संबंधित है। स्कूग और मिलर भी ऑक्सिन संबंधित, गार्नर और एलार्ड इन्होंने फोटोपीरियडिज्म दिया था। किसने दिया था? गार्नर और एलार्ड ने फोटोपीरियडिज्म दिया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अकर विद द हेल्प ऑफ। कहता फोटोलाइसिस जो वाटर होता है, पानी का जो फोटोलाइसिस टूटना है फोटोसिंथेसिस में, वो किसके कारण होता है? कहता पिगमेंट सिस्टम, PS का मतलब यहां क्या है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, सेकेंड है, और ये है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम, नन ऑफ एबव या मोर देन वन। इनमें से हमें क्या सही करना है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रखना। ये एग्जाम में क्या होता पूछा है, जब आप वो पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं, तब वहां आपको इससे 2-4 होना पड़ता है। और जो नॉन साइक्लिक यानी जेड स्कीम है, और हम आपको बता दूं कि जेड स्कीम जो है वहां इसका आपको उल्लेख मिलेगा, और वहां आपको पिगमेंट सिस्टम सेकेंड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। और वहां आपको जो नॉन साइक्लिक में पिगमेंट सिस्टम सेकेंड है जेड में, वहीं आपको देखने को मिलेगा कि H2 क्या है, टूट रहा है। तो चलो हम देखते हैं, हमने लगा के रखा होगा, ये देखेंगे। तो ये क्या है, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड है। पिगमेंट सिस्टम सेकेंड में देखिए ये जो जल है वो टूट रहा है। क्या है था? जल टूट रहा है, और 2 मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, और जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लाइट की एनर्जी की वजह से मूव करते हैं, और कहां पहुंचते हैं? प्लास्टोक्यूनिन के पास, फिर साइटोक्रोम बी में, फिर साइटोक्रोम एम में, और यहाँ प्लास्टोसाइनिन से होते हुए पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में आते हैं, फेरोडॉक्सिन रिडक्शन सिस्टम में जाते हैं, फिर यहाँ NADH
टू का निर्माण, NADPH होता है, यहां से टू का निर्माण करते हैं। तो हमें यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है वहां आंसर क्या टिक करना है, तो आंसर टिक करना है पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। क्या लेता है? पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। फिर कहता है द ग्रीन वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय, जो हरा प्रकाश होता है या जो ग्रीन वेवलेंथ होती है वो एब्जॉर्ब बाय, सूर्य के प्रकाश की हरी किरणों को कौन एब्जॉर्ब करता है? ध्यान रखिएगा, सूर्य के प्रकाश का जो हरी किरणें होती हैं और उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ एब्जॉर्ब करने का जो कार्य करता है हरी तरंगदैर्घ्य को, फाइकोइराइथिन करता है। कौन करता है? फाइको इराइथिन करता है। कौन करता है? फाइको इराइथिन एब्जॉर्ब करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? फाइको इराइथिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए पिगमेंट कंसर्न्ड विद द बोथ फ्लोरल इंडक्शन एंड सीड जर्मिनेशन, एक वर्णक जो पुष्प प्रेरणा और बीजांकुरण दोनों से संबंधित है, जो बीज का अंकुरण भी करता है और सीड का जर्मिनेशन भी करता है और फूल को खिलने में मदद करता है। एंथोसाइनिन क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, ये प्लांट में फ्लावर कलर एंड फ्रूट कलर, फल के और रंग के लिए जिम्मेदार है। जेंथोफिल क्या होता है? एक पिगमेंट का कार्य करता है, जबकि जो फाइटोक्रोम है ये इसका कार्य क्या है? तो फाइटोक्रोम का मुख्य कार्य होता है क्या? फूल को खिलाना, और सीड जर्मिनेशन में इसका मुख्य कार्य होता है। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे? तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली C3, C4 एंड कैम प्लांट स्पीसीज फाउंड, ये क्वेश्चन कहां पूछा था? YLT 2018 में क्वेश्चन बना था ये, कि वह पौधा कौन है जिसमें C3 चक्र पाया जाता है, C4 पाया जाता है और कैम प्लांट स्पीसीज आर फाउंड। निम्नलिखित में किसमें C3 से कैम प्रजातियां पाई जाती हैं? इसमें वो कौन सा है जिसमें तीनों जातियां पाई जाती हैं? तो वो है यूफॉर्बिएसी। यूफॉर्बिएसी जो है, और उसमें तीनों प्रकार के पौधे आते हैं, जिनमें C3 साइकिल भी पाई जाती है, C4 साइकिल भी पाई जाती है और कैम साइकिल। ये YLT 2018 में क्वेश्चन बना था। आप समझ लीजिए फायदा क्या है। अब मैंने तैयारी की, बहुत लंबे समय तक तैयारी भी करता रहा और फिर बाद में ऑनलाइन कोचिंग भी देना शुरू किया, फिर क्लासेस भी लेना शुरू किया। तो इतना पता चल जाता है, क्वेश्चन देखकर मुझे अंदाजा हो जाता है कि किस एग्जाम में कब किसने कैसे पूछा था। तो वही होता है कि आप जब लंबे समय तक किसी भी फील्ड में जुड़े रहते हैं तो आपको एहसास होता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसा, और ये भी मुझे पता चल जाता है। मैं किताब पढ़ रहा हूं तो तुरंत मुझे अंडरलाइन कर लेता हूं कि ये क्वेश्चन या ये बिंदु एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में कभी ना कभी हमें देखने को मिल जाता है। तो ये तभी है जब आप लंबे समय से उस क्षेत्र के अनुभव धारण करते हो। तो अगर आप अनुभव के साथ पढ़ना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें। मैं वादा करता हूं नौकरी आपकी दूर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है विच आयनिक एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। स्टोमेटा यानी रंध्रों के खुलने में, अगर स्टोमेटा की संरचना की बात करें तो हमें स्टोमेटा इस तरह से दिखाई देते हैं, ये ऐसे, ये हमें स्टोमेटा इस तरह से दिखाई देते हैं। ये इस तरह से होता है। ये स्टोमा होता है, यानी छिद्र होता है। ये जो है वो गार्ड सेल होती हैं, और ये सब्सिडियरी सेल्स होते हैं, यानी सहायक कोशिकाएं होती हैं। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को एक आयन कंट्रोल करता है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो पोटेशियम आयन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? पोटेशियम आयन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? पोटेशियम आयन के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं, पोटेशियम आयन दिया है, रंध्र खुलने और बंद होने में जिस आयन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो पोटेशियम आयन है।
आयरन दिया है, मैग्नीशियम दिया है, सोडियम दिया है, कैल्शियम, पोटेशियम नहीं है, तो ऑप्शन ई लगाएंगे, नन ऑफ एबव। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में पोटेशियम आयन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो नन ऑफ एबव लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोकन एंड ऑफ क्रोमोसोम बिहेव एज इफ दे आर स्टिकी इन केस ऑफ। गुणसूत्रों के टूटे हुए सिरे ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वो स्टिकी है। मान लो गुणसूत्र टूट गया, जो क्रोमोसोम से, मान लेते हैं ये क्रोमोसोम से, और ये हिस्सा टूटकर अलग हो गया, और ये जो हिस्सा टूटकर अलग हुआ, इस हिस्सा है बिल्कुल चिपचिपा होता है, ऐसा लगता है दूसरे को, स्टिकी एंड की तरह काम करता है। बायोटेक्नोलॉजी में आपने दो प्रकार के एंड पढ़े होंगे, एक स्टिकी एंड होता है, कौन सा होता है, स्टिकी एंड होता है, एक ब्लंड होता है, ब्लंड एंड। दो प्रकार के एंड होते हैं। तो ये कहता है स्टिकी एंड हो जाता है, तो किसमें कहता है, ट्रांसलोकेशन में, डुप्लीकेशन में, इन्वर्जन में, या डिलीशन में। तो ये कहां होता है, तो ये होता है ट्रांसलोकेशन में। किसमें होता है, ट्रांसलोकेशन में ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो देखिएगा, ये क्रोमोसोम नंबर 4 है, और ये हिस्सा जो है क्रोमोसोम नंबर का टूट गया, और टूटने के बाद मतलब ये हिस्सा टूटा, टूटकर अलग हुआ, और इस हिस्से में क्रोमोसोम 20 का कुछ भाग आकर जुड़ गया। तो देखिएगा क्रोमोसोम जो 20 का कुछ भाग यहां जुड़ गया, और ये वाला हिस्सा बकाया हिस्से से जुड़ गया। तो आफ्टर ट्रांसफर, तो ये वाला जो जैसे ये टूटेगा, ये हिस्सा कैसे काम करेगा, स्टिकी काम करेगा, चिपचिपा, और यही चिपचिपे के कारण ये जो क्रोमोसोम 20 का हिस्सा है आकर यहां से जुड़ गया इस हिस्से से, तो ये कंडीशन बन गई। तो किसमें होता है, ट्रांसलोकेशन में। तो ऑप्शन आप देखे होंगे पिक्चर, तो हम लगाएंगे ऑप्शन ए, ट्रांसलोकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एन ओपरान ऑफ प्रोकैरियोट्स। ओपरान मॉडल दिया गया था, कौन सा मॉडल दिया गया, तो ओपरान मॉडल। ओपरान मॉडल आपको जीन रेगुलेशन के चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा, ओपरान मॉडल जो है वो जो जीन रेगुलेशन चैप्टर है उसमें देखने को मिलेगा। और ओपरान मॉडल, यहां से क्वेश्चन अभी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में बना था। ओपरान मॉडल किसने दिया था, तो 1961 में। किसने दिया था, जैकब एंड मोनार्ड ने दिया था। किसने दिया था, जैकब एंड मोनार्ड ने। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनार्ड ने। क्वेश्चन पूछ देता है किसने दिया था ओपरान मॉडल, तो यहां क्या लिखा, ओपरान। ओपरान जो मॉडल है वो किसने सजेस्ट किया था, जैकब और मोनार्ड ने किया था इसको। आप और किस बैक्टीरिया में किया था, ये भी पूछा गया था। तो बैक्टीरिया का नाम था ई कोलाई। किस पर किया था, ई कोलाई पे। और क्या है, ओपरान जो था एक मतलब डीएनए का हिस्सा उन्होंने बताया कि ये ओपरान है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसमें कई सारे उन्होंने भाग दिए थे। और एक लैक ओपरान, क्या था, एक आप जब पढ़ेंगे लैक ओपरान, तो वहां आपको इससे संबंधित सारी जानकारी आपको मुहैया की जाएगी। ध्यान में रखिएगा। और ये ओपरान मॉडल किसके कंट्रोल को देखा गया था, लैक्टोज के। ये अभी यही पूछा था कि ओपरान मॉडल में किसका कंट्रोल होता है, तो लैक्टोज के लिए बताया गया था। इसे लैक्टोज ओपरान के भी नाम से जानते हैं, इसीलिए इसे लैक ओपरान के नाम से जानते हैं, यानी लैक्टोज ओपरान के नाम से, ओपरान के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिएगा। तो इसके फिर प्रमोटर और रेगुलेटर और रिप्रेसर, इस तरह के जीनों का वर्णन किया गया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो कहता है कि प्रोकैरियोट्स के ओपरान में एक घटक नहीं, ऑपरेटर घटक है, कैप्साइड, कैट। ये कैप्साइड भी पाई जाती है। जो कैट है ये क्या है, ये एक प्रकार का अनुक्रम है। क्या है, अनुक्रम, किसका, न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का। तो ये ओपरान का घटक नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फिर कहता है डेस्मोसोम्स आर कंसर्ड विद। डेस्मोसोम जो कंसर्ड करता है, और वह डेस्मोसोम किसको कंसर्ड करता है, या जो बताता है वो किसको बताता है। तो डेस्मोसोम कहता है साइटोलाइसिस, सेल डिवीजन, या सेल अवलंबन से, या सेक्स एक्सक्रीशन से। तो ये किसको बताता है, तो ये बताता है सेल एडिशन, कोशिका के अवलंबन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 पे, कहता है व्हेन 30s and 50s कंपोनेंट्स ऑफ राइबोसोम
कंबाइन इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम दैट इज, जब राइबोसोम में 30S और 50S संयोजित होते हैं तो राइबोसोम का पुनः निर्माण होता है, वो कहलाता है 70S। कौन कहलाता है? 70S। तो देखना जब 30S और प्लस जो 50S है, ये किसकी उपस्थिति में मिलते हैं? मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन पे। मैग्नीशियम आयन की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो ये जुड़ जाती हैं, अगर कंसंट्रेशन कम होती है तो दोनों जो सब यूनिट्स होती हैं वो पृथक हो जाती हैं। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब थोड़ा सा राइबोसोम में जब ये पूछ देता है 30S और 70S तो ध्यान में रखिएगा, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मिलता है कि जो आरएनए जो राइबोसोम होता है, ध्यान में रखिएगा, उसका 80% भाग आरएनए बनाता है। कौन बनाता है? और कौन सा आरएनए? आरआरएनए। 80% भाग आरआरएनए बनाता है टोटल आरएनए का। और कभी कभी पूछ देता है कि आरआरएनए को डिस्कवर्ड किसने किया था? डिस्कवर्ड, खोजा किसने था? इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी कुंट्ज ने। किसने की थी? कुंट्ज ने, जे ई है, कुंट्ज ने की थी, ध्यान में रखिएगा। तो इसके लिए हम आपको बताए थे। और आपसे पूछ देता है कि मोस्ट स्टेबल होता है, सबसे स्थायी होता है। मोस्ट स्टेबल आरएनए, 3 आरएनए होते हैं, उनमें सबसे स्थायी आरएनए होता है। और यहां जो कंफ्यूजन पैदा करता है वो आप देख लीजिएगा कि जो 80S जो होता है, देखिए 2 होते हैं। 70S जो होता है वो किसका बना होता है? तो ये बना होता है 50S और 30S, सॉरी 30S और 50S का बना होता है। और जो 80S होता है वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है 40S प्लस 60S का बना होता है। ये इनका बना होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कौन किसका बना है, ये बहुत कंफ्यूजन करते हैं। तो मान लो अगर कंफ्यूजन ना हो तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, जिससे हम अपने मार्ग से भटके ना, बहुत जल्दी हम भटक जाते हैं। हाँ, फिर है द स्पिंडल ऑपरेटस इज मेड अप ऑफ, जो स्पिंडल ऑपरेटस है वो किसका बना होता है? जो तर्क उपकरण निर्मित होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, अंतःप्राद्यपिक जालिका का, या पॉलीसोम्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्फीरोसोम्स। तो 60S में जो सही आंसर होगा 60S में वो कौन सा होगा? तो 60 में होगा सी। ये किसका बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। किसका बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? साइटोस्केलेटन के, साइटोस्केलेटन के मुख्य घटक होते हैं। मुख्य घटक है, घटक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसका क्या है? मुख्य घटक है। अब उसके बाद आता है 61 नंबर, सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज। अगर कोशिका बिना सेल वॉल के है तो ऐसी कोशिका को हम किसके नाम से जानते हैं? तो यदि कोशिका, देखना कहता है सेल विदाउट सेल वॉल, मान लेते हैं ये कोशिका है और इसमें ये सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और सेल वॉल लैक द सेल वॉल, कोशिका भित्ति का अभाव है, तो उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लास्ट कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, या प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसको हम प्रोटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखें, प्रोटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। फिर कहता है 62 में द लेयर ऑफ cells in the anther wall which help the descent of anther is called। कहता पराग कोश भित्ति के वह कोशिका स्तर जो पराग कोश के स्फुटन में सहायक होता है, उसे क्या कहते हैं? चलिए हम पराग कोश को देखते हैं जिससे हमें पता चल जाए। अच्छा ये देख लीजिएगा, डाटा रखा था, ए सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। ऐसी कोशिका जो बिना कोशिका भित्ति के होता है उसे हम प्रोटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ए प्रोटोप्लास्ट इज द लिविंग पार्ट ऑफ सेल। जो प्रोटोप्लास्ट होता है आधारशिला है जीवन की। एंड द मेडअप ऑफ द सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लास्ट आर ऑफ्टन यूज्ड टिश्यूज कल्चर
molecules as example they are created by the fusing protoplast in the solution of sodium nitrate या पॉलीइथाइनिल ग्लाइकॉल, ये याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। आज जब दो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में तो किसका यूज करते हैं, तो सोडियम नाइट्रेट का यूज करते हैं या पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, स्टार लगा के रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में बना है कि प्रोटोप्लास्ट का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं या पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं। चलिए, ये एक एंथर वॉल है, एक एंथर का हिस्सा है और सबसे बाहरी परत जो ब्लू कलर की है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे जो ब्राउन कलर का लेयर है उसे एंडोथीसियम कहते हैं। एंडोथीसियम के अंदर जो मल्टी लेयर्ड, ये 3 से 4 परती मिडिल लेयर्स होती है और उसके बाद ये जो रेड कलर का है ये टैपिटम है। क्या है, टैपिटम। टैपिटम का काम क्या होता है, पोषण देना, पोषण देना। इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। टैपिटम, ये भी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा था पीजीटी में कि जो टैपिटम होता है, देखिएगा जो टैपिटम होता है ये पोषण देता है और 1 सेल थिक होता है, 1 सेल थिक, एक कोश का मोटा होता है। यही अभी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा था, टैपिटम कितनी सेल्स का बना होता है, तो 1 सेल थिक, एक कोश का मोटाई होती केवल। ये मिडिल लेयर 3 से 4 लेयर्स होती है। एंडोथीसियम सिंगल लेयर्ड होती है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है। तो फटने में कौन मदद करता है, ये एंडोथीसियम करती है। तो चलते हैं, देखते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो कहा हम लगाएंगे 62 में, तो 62 का जो हम सही करेंगे वो करेंगे डी, एंडोथीसियम। क्या करते हैं, एंडोथीसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है इलोंगेटेड इंटरनोड ऑफ थैलमस बिटवीन कैलेक्स एंड कोरोला नोन एज, बायदल व दलपुंज के मध्य दीर्घित पुष्पासन वृंत कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है क्या, एंथोफोर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जानते हैं, एंथोफोर के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, अब हम कुछ चीजें आपके साथ शेयर करेंगे, वो चीजें आप देख लीजिए। एंड्रोफोर, एक क्वेश्चन यहां दिया है, अगर यहां देखेंगे तो एंड्रोफोर और एंड्रोगाइनोफोर, कार्पोफोर, ये क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं। एंड्रोफोर क्या होता है, द स्टाल्क या कॉलम दैट होल्ड द स्टैमेन। अगर जैसे मान लेते हैं स्टैमेन है और इसके ऊपर जाकर तब स्टैमेन पाया जाए, इस डंठल के ऊपर, तो ऐसी स्थिति को एंड्रोफोर कहते हैं। गाइनोफोर क्या होता है, इसमें जो गाइनोशियम है, मान लेते हैं ये गाइनोशियम है और ये एक लंबी ट्यूब के ऊपर गाइनोशियम लगी हो, लंबा स्टार्क पाया जा रहा हो, उसके ऊपर गाइनोशियम लगे हो, तो इसे हम गाइनोफोर के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिएगा, बोथ एंड्रो और गाइनोफोर कंडीशन हो, एंड्रोफोर कंडीशन भी हो, गाइनोफोर कंडीशन हो, उसे गाइनो एंड्रोफोर के नाम से जानते हैं, उसे गाइन एंड्रोफोर के नाम से जानते हैं। ये देखिएगा, ये गाइनोफोर है। इस गाइनोफोर में अगर आप देखेंगे तो इस तरह से है, फिर जाकर ये गाइनोशियम बनी है, ये पूरा डंठल है। और ये एंड्रोफोर है, जो स्टैमेन्स है वो क्या है, एक बड़े से डंठल है, तब उस पर जाकर स्टैमेन निकले हैं। ये कंडीशन, यानी इसको क्या बोलेंगे, एंड्रोगाइनोफोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंड्रो, ये लिखा है एंड्रोगाइनोफोर के नाम से जानते हैं। ये कंडीशन जो है जिसमें दोनों चीजें एंड्रोगाइनोफोर कंडीशन देखने को मिलती, दोनों है। ये एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में किसमें देखने को मिलता है, गैंड्रोप्सिस में देखने को मिलता है। कई बार पीजीटी में पूछा गया है कि एंड्रोगाइनोफोर दोनों है, यानी एंड्रोगाइनोफोर कंडीशन गैंड्रोप्सिस में देखने को मिलता है। ये देखिएगा, ये पेडिसेल पाया जा रहा है, ये पेडिसेल है और साइजोकार्प है। और ये कार्पोफोर क्या होता है, तो ये जो धनिया है, साइजोकार्प फ्रूट पाया जाता है, तो धनिया का जो मेरी कार्प होता है, लटका रहता है एक डंठल के द्वारा, जिसको हम कार्पोफोर के नाम से जानते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो हमारा चूंकि यहां जो आंसर है वो है बी, हमने आपको सारे आंसर बता दिए हैं। 64 नंबर पे कहता है द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, द्विनिषेचन की क्रिया को पहली बार किसने रिपोर्ट किया था, या किसने द्विनिषेचन की क्रिया को पहली बार बताया था। तो रिपोर्ट करने का श्रेय किसको जानता है, तो रॉबर्ट ब्राउन को तो जानते हैं, न्यूक्लियस की खोज की थी। स्टसबर्गर संबंधित है नहीं, नाउशिन
ऑप्शन सी सही है, नाउशिन ने डबल फर्टिलाइजेशन खोज की थी। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो जब आप देखते हैं कि एम्ब्रियो सैक जो है, भ्रूण पोष है, ये भ्रूण पोष है, एम्ब्रियो सैक है, ये कंडीशन एम्ब्रियो सैक की है। अब ये कंडीशन है और ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये जब दोनों मिल जाते हैं तो ये 2n संरचना बन जाती है, जिसे पोलर सेल बोलते हैं। और एक केंद्रक क्या मिलता है? एक से मिलता है, और एक केंद्रक इससे, तो दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। इसे डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये एंजियोस्पर्म का खास कैरेक्टर है। फिर क्वेश्चन 65 कहता है सिस्टोलिथ आर कमर्शियली मेड ऑफ। जो सिस्टोलिथ होता है ये प्रायः किससे बना होता है? तो हम आपको बता दें कि सिस्टोलिथ जो कमर्शियली बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से, यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ये किस में देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, ये मोरेसी फैमिली के पौधों में, CEAE मोरेसी, और किसने? एकेंथेसी, सी पौधों में देखने को मिलता है। इसके अलावा बरगद में भी देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? बरगद की जो पत्तियां हैं वहां भी देखने को मिलता है। ये अगर इसको देखेंगे तो ये हमें दिखाई कैसे देता है? तो हम आपको बता दें, ये ऐसे चेंबर में अंगूर के गुच्छे की तरह संरचना लगी रहती है। ये इसे इस तरह की संरचना को हम सिस्टोलिथ के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? सिस्टोलिथ के नाम से जानते हैं। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ देता है ना, कि बहुत इंपॉर्टेंस पूछ देता है। और इंपॉर्टेंस में क्या पूछता है? इंपॉर्टेंस में क्या पूछ देता है वो भी हम देख लें। पूछ देता है कि रैफिड्स किसके बने होते हैं? तो रैफिड्स किसके बने होते हैं? तो कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं। कैल्शियम ऑक्सिलेट के बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। रैफिड कैल्शियम ऑक्सिलेट के बने होते हैं। और जो सिस्टोलिथ होते हैं, सिस्टोलिथ जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बहुत कंफ्यूजन होता है, आप क्या हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम इनको बार बार रिवाइज करते हैं। राइफिट्स जो होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सिलेट के बने होते हैं, और सिस्टोलिथ जो बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। और ये जो राइफिट्स होते हैं ये सूच्याकार कोशिकाओं में सुइयों के आकार के क्रिस्टल बन जाते हैं। इनको हम राइफिट्स के नाम से जानते हैं। इसमें अंगूर के गुच्छे की तरह ऐसे संरचनाएं बन जाती हैं, जिनको हम सिस्टोलिथ के नाम से जानते हैं। सिस्टोलिथ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सिस्टोलिथ के नाम से जानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ फैमिली कैप्राडिएसी। कैप्राडिएसी फैमिली का मुख्य लक्षण क्या है? तो कैप्राडिएसी का मुख्य जो लक्षण है वो क्या है? गायनोफोर कंडीशन का पाया जाना, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्डिप्लोस्टोस्टोमस कंडीशन, ऑब्डिप्लोस्टी ऑब्डिलोप्लोस्टो नहीं, क्या बोलेंगे भाई, ऑब्डी प्लोस्टोमनस कंडीशन फाउंड इन द फैमिली। तो जो आपडी प्लोस्टिमोनस जो कंडीशंस है वो किस में देखने को मिलती है? कहता है कैलियोफिलेसी में, कुकरबिटेसी में, पेपरेसी में, या रेनकुलेसी में। किस में देखने को मिलती है? तो ये कंडीशन अगर हम बात करेंगे तो ये कंडीशन हमें कैरियोफिलेसी में देखने को मिलती है। आखिर ये होता क्या है? तो इसमें जैसे हम आपको इसकी कंडीशन, ये होता कौन सी बला है? तो मान लेते हैं ये और इनके बीच में, इनके मान लेते हैं बीच में
ये कैलेक्स है और ये बड़े वाले कोरोला है। ये कैलेक्स है, कोरोला है। और मान लेते हैं ये इसकी गाइनोशियम है। और गाइनोशियम के जो कक्ष हैं वहां से स्टेमन निकलते हैं। तो स्टेमन अल्टरनेट निकलते हैं। एक तो स्टेमन ये हो गए और एक स्टेमन दोनों के बीच में हो गए। फिर एक स्टेमन ये हो गए और फिर स्टेमन इन दोनों के बीच में हो गए। फिर स्टेमन इसके सामने हो गए, मतलब अल्टरनेट निकलते हैं। फिर स्टेमन इसके बीच में हो गए। फिर एक स्टेमन ये हो गए। फिर स्टेमन इसके बीच में हो गए, ये स्टेमन, मतलब अल्टरनेट स्टेमन लगते हैं। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? ऑब्डिप्लोस्टेमोनस के नाम से जानते हैं, जो कैप्राडिएसी का लक्षण है। ध्यान में रखिएगा, कैप्राडिएसी का लक्षण है। देख लें क्या हमने इसका पिक्चर लगा के रखा है कैप्राडिएसी का। अच्छा, ये हम आपको बताए थे, पॉल नहीं लगाया है तो आपको समझा दिए, समझ गए होगे। 68 पर देख लेते हैं। वेन द ओरिजिनल टाइप ऑफ मटेरियल नॉट अवेलेबल, जब हम स्पेसिमेन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? स्पेसिमेन। तो जो ओरिजिनल प्लांट मटेरियल है वो हमारा गायब हो चुका होता है, नष्ट हो चुका है, नॉट अवेलेबल, एंड अनदर स्पेसिमेन कलेक्टर फ्रॉम द टाइप ऑफ लोकेलिटी इज चूजन, सर्व एज टाइप इज कॉल्ड। फिर हम अल्टरनेटिव जगह से उसको कलेक्ट करते हैं उसी तरह का मटेरियल, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसको हम जब मूल मटेरियल नष्ट हो जाता है तो उसे हम सिम टाइप के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? व्हाट फॉर द पाइपस इज फाउंड इन द कंपोस्टी। कंपोस्टी में पाइपस किस लिए पाया जाता है? तो देखिएगा, जो पाइपस होता है वो किसके लिए पाया जाता है? तो वो पाया जाता है वायु प्रकीर्णन के लिए। किसमें? वायु प्रकीर्णन। वायु प्रकीर्णन क्या होता है? जो फ्रूट होते हैं, जो फल होते हैं, उनका प्रकीर्णन होता है और वो फलों में पतले पतले रेशे पाए जाते हैं, जिनको हम पाइपस के नाम से जानते हैं। ये किसके रूपांतरण होते हैं? ये क्वेश्चन पूछता है। कंपोस्टी कुल में पाइपस की आवश्यकता पड़ती है और ये किसके रूपांतरण होते हैं? तो मैं बता दूं कि ये जो रूपांतरण होते हैं वो किसके होते हैं? तो ये कैलेक्स के रूपांतरण होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एग्जाम में पूछता है कि जो पाइपस होते हैं, ये इनको पाइपस बोलते हैं। पाइपस किसका रूपांतरण होते हैं? तो पाइपस जो रूपांतरण होते हैं वो कैलेक्स के होते हैं। इससे क्या होता है कि हवा चलती है और हवा के साथ जो फल है वो दूर दूर तक प्रकीर्णन होता है। दोनों शब्द हैं फंसाने वाले। वायु प्रकीर्णन भी दिया है और वायु परागण भी दिया है। परागण क्या होता है? ध्यान रखना, परागण में पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं वो गाइनोशियम तक, यानी मादा के जो गाइनोशियम की स्टिग्मा होता है वहां तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। तो यहाँ परागण नहीं है, वायु प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन किसका होता है? फलों का। परागण में कौन भाग लेता है? पॉलिन ग्रेन या परागकण। तो यहाँ कंफ्यूजन बहुत हो सकता है, तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्चिगोनिया आर एब्सेंट। आर्चिगोनियम किसमें पाई जाती है? तो आर्चिगोनियम नीटम में अनुपस्थित होती है। स्लेजनेलम पाई जाती, मार्सिलियम पाई जाती, साइकस। स्लेजनेला क्या है? एक टेरोडोफाइट है, टेरोडोफाइटा है, और मार्सिलिया भी टेरोडोफाइटा है। साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है। नीटम क्या है? नीटम भी जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है। लेकिन जो नीटम है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन किसके बीच में? बिटवीन एंजियो एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच की संयोजी कड़ी है या संयोजक कड़ी है। ध्यान में रखिएगा। 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइको कहता है इन लाइकोपोडियम एक्टिनोस्टील इज प्रेजेंट इन द स्पीसीज। पीजीटी में यहां से एक क्वेश्चन स्टीलर सिस्टम से आता है। स्टीलर जो सिस्टम है उससे क्वेश्चन आता है। उसने पूछा लाइकोपोडियम में जो एक्टिनोस्टील होती है वो प्रेजेंट होती है किसमें? तो हमने आपसे बताया था कि आज से राया और कलावल आया, इस तरह की एक ट्रिक बताई थी, और उस ट्रिक से 2021 में कम से कम हमारे मित्र हैं दो क्वेश्चन उस ट्रिक से सही करके आए थे।
वो जब हम वीडियो अब हमारा देखेंगे थ्योरी क्लास वाला, तो हमने ट्रिक बताई थी, एक लाइन की थी कि आज शेर आया और कलावा लाया, तो इस तरह से हमने एक ट्रिक बताई थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 71 का? तो 71 का होगा ए, लाइकोपोडियम सिरेटम। इसीलिए तो कहते हैं आप डॉक्टर ओम्स बायोलॉजी का पेड क्लास आप लेंगे तो सारी क्लासेस ट्रिक्स सब आपको अवेलेबल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंथ्रीडियल चेम्बर कंटेनिंग इन बंच ऑफ एंथ्रीडियाज आर फाउंड इन। ये पीजीटी में और टीजीटी दोनों में क्वेश्चन बन चुका है कि एंथ्रीडियल चेम्बर कंटेनिंग ए बंच ऑफ एंथ्रीडियल आर फाउंड इन। अभी हमने परसों ही क्लास ली थी, एंथोसिरोस की क्लास ली थी, एंथोसिरोस की क्लास ली थी, और उस क्लास में ये हम बार जोर देकर आपको बता रहे थे कि ये जो एंथ्रीडियल चेम्बर वाला क्वेश्चन है आप रट लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। आज वो देख लीजिए क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछा, मैं क्वेश्चन मूल क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा हूं, जिससे ये न लगे कि सब थ्योरी क्लास लेते हैं पता नहीं क्या पढ़ाया करते हैं। और आपको देखना है थ्योरी क्लास, मैं अभी आपको प्ले करके दिखाता हूं। जी, ये हमारी क्लास है और एक जैसी होती है, बताया था, देखिए मैं पाया जाता है जो कल आपसे डिस्कस किया था फॉर्मिस में थैलस का विकास कर, ये इसमें क्या है, ये ग्रुप में पाई जा रही है, किसमें पाई जा रही है, समूह में पाई जा रही है। ये एक कवर, ये देख लीजिए, ये मैंने कल की जो क्लास कवर है जिसे हम एंथ्रीडियल चेम्बर, इसको स्टार लगाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ये थ्योरी की क्लास ली थी विजेता बैच में भी कल ही ली थी, देख लीजिए। एंथ्रीडियल चेम्बर जो हमें देखने को मिलता है वो एंथोसिरोस में देखने को मिलता है, जिसके अंदर उसके एंथ्रीडिया बंद रहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं इनके जो एंथ्रोजॉइट्स होते हैं वो कैसे, एंथ्रीडिया क्या ये एक कवर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे मान कवर है, ये आप पॉइंट्स देख रहे होंगे, एंथ्रीडियल पाई जा रही है, तो इस कवर को क्लोज्ड कैप्सूल होने देख लेते हैं, तो ये हमने आपको जिससे कंफ्यूजन ना हो। देखिएगा मैं बता रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट चीज ग्रुप में पाई जा रही है, किसमें पाई जा रही है, समूह में पाई जा रही है, ये एक कवर के अंदर पाई जा रही है। देखिए, चलिए वो तो अपना मैटर था, वो मैंने बता दिया, तो देख लीजिएगा। तो हम ऑप्शन क्या करेंगे, सी, एंथोसिरोस। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से आपकी क्लास ली जाती है, कितनी इंपॉर्टेंट है, जो डाटा देते हैं कितना इंपॉर्टेंट डाटा देते हैं। 73 नंबर पे कहता है पाल्मेला स्टेज इज फाउंड इन। तो जनरली पाल्मेला स्टेज जो देखने को मिलती है क्लामाइडोमोनास में, क्लामाइडोमोनास में, मगर क्लामाइडोमोनास यहाँ ऑप्शन में नहीं है। पीजीटी में क्वेश्चन अभी पूछा था पाल्मेला स्टेज का, तो वहां ऑप्शन क्लामाइडोमोनास, यहाँ क्लामाइडोमोनास नहीं है, तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। यूलोथ्रिक्स में भी हमें पाल्मेला स्टेज देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डीएनए इज प्रेजेंट इंसीटेड ऑफ क्रोमोसोम। निम्नलिखित में किसमें गुणसूत्र के बजाय केवल डीएनए पाया जाता है? तो देखिएगा, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम की जगह क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। लैक द हिस्टोन प्रोटीन, इनमें जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वह प्राय अनुपस्थित होती है। तो एनाबीना क्या है, एनाबीना ब्लू ग्रीन एल्गी है, क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल है। ये जो एनाबीना है और ये जो नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये प्रोकैरियोट्स होता है। क्या होता है, प्रोकैरियोट्स होता है। तो ऑप्शन फिर इसी को सही कर देंगे। देखो क्लामाइडोमोनास, वाल्वाक्स और ये सारी यूकैरियोट्स है। देखते हैं 75 नंबर, रिजर्व फूड मटेरियल इन फंगस। कवक का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? तो ग्लाइकोजन जो होता है वो फंगस का रिजर्व फूड मटेरियल होता है, एंड बैक्टीरिया का भी रिजर्व फूड मटेरियल होता है, एंड मैमल्स का भी रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो ये जो बैक्टीरिया वाला तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा कहीं, ये हमने कहाँ पढ़ा था, तो बीएससी का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें उसने बीएससी के ऑब्जेक्टिव पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था कि बैक्टीरिया का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, तो ग्लाइकोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइकोटिना आर कॉमनली नोन एज। एस्कोमाइकोटिना के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं। एस्कोमाइकोटिना के जो सदस्य हैं वो प्राय किस नाम से जाने जाते हैं? पफवाल, पफवाल जो बोलते हैं, लाइकोपॉर्डन को बोलते हैं, लाइकोपॉर्डन
पॉर्डन को पफवाल के नाम से जानते हैं। वाटर मोल्ड किसे बोलते हैं? सैप्रोलैग्निया को बोलते हैं, सैप्रोलैग्निया को बोलते हैं। सैक फंजाई किसे बोलते हैं? तो एस्कोमाइकोटिना बोलते हैं, एस्कोमाइकोटिना को बोलते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। पिन मोल्ड किसे बोलते हैं? तो राइजोपस को बोलते हैं। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। इफ ए बैक्टीरियल सेल डिवाइडेड एवरी मिनट, एक कोशिका प्रत्येक मतलब एक कोशिका प्रत्येक 60 मिनट बाद क्या होता है? एवरी मिनट डिवाइड हो जाती है और 1 से 2 में बदल जाती है, फिर 2 से 4 में अगले 60 मिनट में बदल जाएगी। इट टेक्स एन आवर टू फिल द अप ए कप, मतलब ये इतनी बार डिवाइड होती है कि टेक्स 1 घंटे में 1 आवर में क्या भर देता है? 1 कप भर देता है एक बैक्टीरिया। हाउ मच टाइम विल टेक फिल द क्वार्टर, मतलब 1/4 कप भरने में कितना समय लगेगा? मान लेते हैं ये कप है और कप का 1/4 भाग भरना है, कितना समय लगेगा? तो ध्यान रखिएगा, यहां 1 मिनट में डिवाइड होता है, तो यहां ऐसे आप सही करेंगे। कैसे सही करेंगे कि जो आधा कप है, एक मिनट में भी डिवाइड होता है, तो आधा कप जो भरने में समय लगेगा, हाफ जो कप भरने में समय लगेगा, वो लगेगा 59 मिनट्स। तो 1/4 में 1 मिनट अगर कम कर देंगे तो 1/4 अब भरने में लगेगा 58 मिनट, यानी 58 मिनट में 1/4 और 59 एक बार जैसे 1 मिनट बाद विभाजित होगा तो आधा भर जाएगा, और 1 घंटे में पूरा, तो 58 मिनट्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज आर मेड ऑफ, जो बैक्टीरियोफेज बने होते हैं वो बने होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। बैक्टीरियोफेज का आप अगर चित्र देखेंगे तो ये इस तरह से आपको बैक्टीरियोफेज का चित्र दिखाई देगा। ये बैक्टीरियोफेज का चित्र है। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। तो ऑप्शन बी सही करेंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन थे हमारे पास। तो स्टैनले एंड प्रूसिनर, स्टैनले बी प्रूसिनर, यानी कि एक ही नाम है, स्टैनले एंड प्रूसिनर, 1982 सजेस्ट कॉज ए स्क्रैपी डिजीज ऑफ सीप, सीप में जो स्क्रैपी रोग होता है, दे हैड ओनली प्रोटीन कैप्सिड, वो प्रोटीन के कारण फैलता है, नो न्यूक्लिक कोड, उसमें डीएनए या आरएनए नहीं होता है, दे वर कॉल्ड, उसको किस नाम से जानते हैं? तो जो प्रोटीन ऐसी कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जो रोग फैलाती हैं, ऐसी प्रोटीन होती हैं जो रोग फैलाती हैं, उन्हें हम प्रियॉन्स के नाम से जानते हैं। वायरियन क्या होता है? वायरियन न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं। वायरॉइड्स क्या होता है? वायरॉइड्स केवल आरएनए के बने होते हैं, ये केवल प्रोटीन के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, ये भी न्यूक्लियोप्रोटीन के होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।